नमस्कार सभी प्यारे योद्धाओं को जो इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 में मचाने वाले हैं धमाका। तो मेरे दोस्त आप सभी की डिमांड पर एक बार फिर से अम्ल क्षार लवण कंप्लीट रिवीजन इन 30 मिनट्स मैं लेकर के आ गया हूं बढ़िया तरीके से। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जिनका लगा हुआ है बैकलॉग, और यदि आपने पढ़ रखा है सब कुछ तो मेरे दोस्त ये क्लास आपके लिए बेस्ट रिविजन क्लास होने वाली है मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर। तो एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए कैसे आप सभी, और क्या आप सब तैयार हैं इस अपनी क्लास के रिवीजन करने के लिए। तो एसिड बेस सॉल्ट का कंप्लीट रिवीजन मात्र 30 मिनट के अंदर यहां पर हम करने वाले हैं। तो कैसे आप सभी तैयार एकदम? तो रुकना मना है और बिल्कुल करेंगे बढ़िया तरीके से रिवीजन एक एक चीज को लेते हुए। तो बात करते हैं सबसे पहले वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो जलीय अम्ल में H+ आयन देते हैं, भैया क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और ये कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि HCl+ के H2O क्या बना? H3O प्लस के Cl-। हम बात करते हैं HCl को लेकर के तो भैया टूटेगा ये H+ और Cl- में टूटेगा। बात करते हैं H2SO4 को लेकर के तो 2H+ और ये SO4 2- में टूट जाएगा और क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। इसी की बिहाफ पर हमारे पास क्षार भी है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास NH3 है और भैया जल है तो क्या बनेगा? NH4+ प्लस के OH- बनेगा। तो भैया ध्यान रखना है H+ हमारे पास अम्ल है और OH- यहां पर हमारे पास क्षार है। जैसे कि बात करते हैं NaOH तो Na प्लस के OH-। बात करते हैं KOH तो K प्लस के OH- तो क्या है? क्षार है। तो अम्ल और क्षार की परिभाषा आपके सामने है और यहां से बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के MCQ वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके सरकार, बात करते हैं स्वाद में कैसा होता है अम्ल और भी क्षार कैसा होता है। तो जब बच्चे नींबू चाटते हैं या हम भी नींबू खाते हैं तो स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है भैया अम्ल। और जबकि क्षार जब मम्मी बनाती है घर में करेला तो हमारा कुछ रिएक्शंस होता है ऐसा कि नहीं भैया हम नहीं खाएंगे मम्मी, मैं तो चीनी से दूध से रोटी खा लूंगा, पर भैया हम करेले से रोटी नहीं खाएंगे। तो किस किस बच्चे का रिएक्शन ऐसा होता है जल्दी मुझे बताना करेले की सब्जी को देख करके। अब बात करते हैं भैया हमारे पास ये बहुत सारे अम्ल हैं। जैसे कि हमारे पास नींबू है सिट्रिक अम्ल 687, एसिटिक अम्ल भैया CH3COH, भैया टार्टरिक अम्ल 466, ऑक्जेलिक 224। बात करते हैं दही लैक्टिक 363, भैया एस्कॉर्बिक आंवला 686, मैलिक अम्ल 465, भैया फॉर्मिक अम्ल CH2O2। तो बोर्ड एग्जाम में यहां से MCQs में क्वेश्चन बनता है और ये मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि एक नंबर आपका यहां से पक्का होने वाला है। अब बात करते हैं भैया कि हमारे पास लिटमस पेपर क्या होता है। तो पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने में किया जाता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। यदि यहां पर रंगों के आधार पर यदि हमारे पास अनिल भैया नीले से लाल होता है, यदि हमारे पास नीले से लाल होता है तो भैया हमारे पास क्या है? एसिड है। और जबकि इसका उल्टा भैया लाल से नीला होता है तो भैया क्षार है। तो अनिल क्या है? बढ़िया सा वर्ड है। ऐसे क्या होता है? अम्ल नीले को लाल करता है जबकि क्षार लाल को नीला करता है। तो याद रखना है नीले को लाल, लाल को नीला। कौन भैया? लिटमस पेपर। और वो अम्ल है क्षार है, बोर्ड पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं भैया पीएच मान मापने का काम करता है कि पदार्थ अम्लीय है क्षारीय है। यदि भैया अम्लों का पीएच मान 7 से कम होगा या ज्यादा होगा? भैया 7 से यदि कम है तो वो अम्ल कहलाएगा। यदि क्षारों का पीएच मान भैया 7 से भैया ज्यादा होता है तो वो क्षार कहलाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं सामान्य अम्लों के नाम और भैया सामान्य क्षारों के नाम। तो जल्दी से बताइए मुझे इनका फॉर्मूला क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भैया हमारे पास HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल भैया हमारे पास H2SO4, भैया नाइट्रिक अम्ल हमारे पास HNO3, भैया एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? CH3COOH। बात करते हैं कार्बोनिल अम्ल तो H2CO3। लो जी भैया सामान्य क्षारों का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड भैया NaOH, भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
तो CaOH का होल ट्वाइस। बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो भैया NH4OH, तो क्या बन गया हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास अम्ल और क्षारों के नाम थे बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं क्या कि कार्बोनिल अम्ल कौन से होते हैं, वे अम्ल जिन्हें हम पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं भैया कार्बोनिल अम्ल कहलाते हैं। और इनमें H+ आयन की मात्रा बहुत कम होती है। हालांकि ये मेरे दोस्त दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे? ये हमारे पास दुर्बल अम्ल होते हैं क्योंकि इनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। नींबू, सिरका, इमली। तो भाई पीछे पढ़ा करके आया हूं, आपको सारी बातें याद होनी चाहिए, इनके रासायनिक नाम और साथ में रासायनिक सूत्र, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पक्का आने वाला है यहां से। अब बात करते हैं खनिज अम्ल कौन से होते हैं, वे अम्ल जिन्हें हम भैया पृथ्वी पर उपस्थित खनिजों से प्राप्त करते हैं भैया खनिज अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि NaCl प्लस H2SO4, तो क्या बना NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। पर यहां पर बनेगा HCl, भैया ये हमारे पास गैस फॉर्म में है, परंतु जब ये हमारे पास गैस फॉर्म को और यहां पर हम भैया जल में इसको मिलवाते हैं तो भैया बनता है हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो इस प्रकार भैया हम यहां पर खनिज अम्ल प्राप्त करते हैं। जैसे कि HCl, H+Cl- H2SO4, ये पीछे पढ़ करके हम आ चुके हैं। अब बात करते हैं भैया अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में कि भी जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तब इस अभिक्रिया के दौरान हमें लवण के साथ साथ हमें H2 हाइड्रोजन गैस यहां पर प्राप्त होती है। लो जी भैया प्राप्त होती है। तो इस वाले टेस्ट को भैया इसका नाम क्या बोलते हैं कि जहां से हम हाइड्रोजन गैस की भैया पहचान कर सकते हैं। क्या नाम है इसका मुझे जल्दी बताइए। तो अम्ल धातु लवण बनेगा और भैया हाइड्रोजन गैस निकलेगी बढ़िया तरीके से। और बहुत सारे फॉर्मूले यहां पर और भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही रिएक्शन है, और भी रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं। अब बात करते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। भैया अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण और जल बनेगा। तो HCl अम्ल, धातु ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, क्या बना CuCl2 और जल बन गया। ऐसे ही HCl प्लस की कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना CaCl2 प्लस H2O। पर भैया इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, तो कर दीजिए ना 2 से गुणा करके। तो क्या है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है तब इस अभिक्रिया के दौरान हमें लवण के साथ साथ जल प्राप्त होता है। कहां से बनी है भैया परिभाषा, ये बनी जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है तब इस अभिक्रिया के दौरान हमें लवण के साथ साथ जल प्राप्त होता है। परिभाषा रटना नहीं है, यहां से आपकी परिभाषा बन जाती है। अब बात करते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। परिभाषा क्या बनेगी, जब किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तब इस अभिक्रिया के दौरान हमें लवण के साथ साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होते हैं। यही यहां पर लिखा हुआ है। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4 क्या बना CaSO4 प्लस के जल प्लस के CO2। हम बात करते हैं CaCO3 भैया किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, यहां पर H2SO4 से, यहां पर HCl से। तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहां पर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं क्या कि धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। तो मेरे दोस्त यहां पर आप इसको एक ही बात बोलेंगे, या तो बाई बोलेंगे या फिर हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, तो जब किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तब इस अभिक्रिया के दौरान हमें लवण के साथ साथ जल और जल के साथ साथ हमें भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। भैया क्या है, परिभाषा है इसकी बढ़िया तरीके से। ओके सरकार, तो अब चलते हैं आगे। क्षारों के रासायनिक गुण, तो क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया तो क्या बनता है भैया, हमारे पास बनता है सोडियम जिंकेट। कि जब किसी धातु की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तब क्या प्राप्त होता है, तो भैया हमें प्राप्त होता है सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। लो जी भैया प्राप्त हो चुका है बढ़िया तरीके से। अब पीतल के बर्तन में दही क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरे तो दही में क्या है, हमारे पास अम्ल है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। तो हमारा लैक्टिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा और वो दही को भैया विषैला बना देगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स वाई कि हम खाने पीने के पदार्थ को पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं। ओके सरकार, तो यहां से बोर्ड एग्जाम में कभी कभार 2 नंबर की परिभाषा पूछ लेता है, तो बता देंगे बढ़िया तरीके से कि हमारे पास खाने पीने की चीजों में अम्ल की मात्रा पाई जाती है जो कि धातु से अभिक्रिया करके उस खाने पीने को विषैला बना देती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब बात करते हैं क्या कि क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। भैया परिभाषा कि जब किसी क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तब इस अभिक्रिया के दौरान हमें लवण के साथ साथ जल प्राप्त होते हैं। भैया बन गई परिभाषा, रटना नहीं है, यहां से बनानी है परिभाषा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना सोडियम कार्बोनेट, भैया जल बन गया हमारे पास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट और भैया जल बन गया। तो लवण और जल यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से या जब किसी क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तब इस अभिक्रिया के दौरान ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं।
और हमें भी क्या मिलता है, लवण और जल। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। भाई यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि अम्ल प्लस क्षार लवण और जल बनेगा, NaOH प्लस KHCl लवण बना जल बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भैया हमारे पास अम्ल है, क्या बना, लवण और जल बना, KOH प्लस KH2SO4 K2SO4 प्लस KH2O भैया बन गया है। और ये रिएक्शंस पता नहीं मैं कितनी सारी लिखवा चुका हूं, यहां पर तो 3 है, कम से कम 7 से 8 रिएक्शंस आपको लिखवा चुका हूं बढ़िया तरीके से, और आपको सारी की सारी याद है पहले से ही। जैसे कि ये वाली रिएक्शंस है, यदि हम इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं भैया, मात्रा कम है या ज्यादा है, क्या बनता है, NaHSO4 या फिर Na2SO4। याद आया कुछ, कई बार बता चुका हूं, कई बार, याद आया नहीं, जल्दी कमेंट करो याद आया नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं सूचक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं सूचक कहलाते हैं। भैया हम इनको बोलते हैं एजेंट। याद है ना, लेफ्ट वाला इंडिकेटर लेफ्ट मुड़ना है, राइट वाला इंडिकेटर तो लेफ्ट मुड़ना है, पता है ना सारी बातें, वही सूचक हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और हमारे पास गंधीय। तो वे सूचक जिनको हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हल्दी, लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी। भैया बोर्ड एग्जाम में कभी का पूछ लेते हैं ऐसे। कृत्रिम सूचक वे सूचक जिनको हम मानव निर्मित द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषित। तो भाई क्या है हमारे पास, कृत्रिम सूचक है मानव निर्मित, मैथिल ऑरेंज और भैया फिनोल्फ्थैलीन। गंधीय सूचक वे सूचक जिनको हम गंध के द्वारा पता लगाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास कटा हुआ प्याज है और भैया हमारे पास लौंग का तेल है। तो यहां से बोर्ड एग्जाम में कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन MCQs में पूछ लेता है बढ़िया तरीके से, तो हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। पर याद रखना, कृत्रिम सूचक को हम मानव निर्मित के नाम से भी जानते हैं। यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, कभी कभार पूछ लेता है, पर गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं पीएच मान। भैया क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मापने का काम करता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। आपको सारी बातें पता है कि भाई क्षार क्या होता है, जिसकी वैल्यू 0 हो, या फिर क्या होती है 7 हो, और अम्ल भैया 0 हमारे पास होती है, क्षार हमारे पास 14 होती है। तो मैं क्या बोलता हूं कि भैया इसकी रेंज कितनी होती है, क्या मेरे दोस्त क्या बोलते हैं कि इसकी हमारे पास रेंज कितनी होती है, तो 0 to 14 हमारे पास इसकी रेंज होती है। तो हमारे पास जो क्षार से 7 से हम बढ़ते हैं कहां पर, यहां पर कुछ हल्का सा गलत लिख गया, जैसे कि हमारे पास अम्ल है, यहां पर उदासीन, और यहां पर आएगा भैया हमारे पास क्या, क्षार आएगा। तो चलो भैया इसको हल्का सा हम सही कर देते हैं। मैं भी हल्का सा कंफ्यूज होगा भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो मैं भी हल्का सा यहां पर कंफ्यूज होगा कि यहां पर लव्ड कहां से आ गया। चलो भाई साहब इसको बाद में सही करते हैं। तो भैया हमारे पास अम्ल क्या है, 0 है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उदासीन है 7 पर, और हमारे पास क्या है, ये भैया हमारे पास यहां पर हो जाएगा क्षार। तो 7 पर उदासीन है भैया, अम्ल हमारे पास 0 है और क्षार 14 है। यदि 7 से हम लेफ्ट जाते हैं तो अम्लता बढ़ती है, 7 से ऊपर जाते हैं तो भैया क्षारता बढ़ती है। हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि क्या मेरे दोस्त, कि पीएच मान यदि हमारे पास 7 से भैया ज्यादा है, कम है तभी तो वो अम्ल है। पीएच मान 7 से भैया ज्यादा है तभी तो वो क्षार है, और बराबर है तभी तो मेरे दोस्त वो हमारे पास उदासीन है। तो यहां से भी आपके बोर्ड एग्जाम में MCQs में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जीवन में महत्व क्या है पीएच मान का। तो सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र में, भैया हमारे पाचन तंत्र में बनने वाला अम्ल भैया हमारे पेट में है, क्या होता है, HCl, और HCl का पीएच मान कितना, जल्दी कमेंट करो क्या होता है। तो भाई ये होता है हमारे पास 1.2 के लगभग होता है। यदि हमारे पास इसका मान भैया मात्रा अधिक होती है पेट में, तो पेट में जलन, एसिडिटी, गैस मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल मत भेजो आप। पर मम्मी को पता है कि क्षार की मात्रा पिला दो पेट में अंदर, सब न्यूट्रल हो जाएगा। तो मात्रा अधिक होने पर पेट में दर्द, तो ये करेंगे क्या, उपचार एंटासिड दुर्बल क्षार, मतलब कि मिल्क ऑफ एग्नीशिया, क्या बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। इसका पीएच मान भैया कितना होता है, तकरीबन 10.5 के लगभग इसका मान होता है। ओके भैया, तो भैया प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, क्या बना, हमारे पास लवण और जल बन गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पेट में भैया आराम भी हो गया, चलो भाई चलो स्कूल चलो, पेट में तो आराम हो गया। मम्मी को पहले ही पता है कि ये बहाना बनाएगा पेट के दर्द का, पर मम्मी को इसका उपचार भी पता है, तो इसलिए पेट के दर्द का बहाना बंद कर दो। अब बात करते हैं क्या, कि दांतों का क्षय होना। तो हमारे शरीर में सबसे मजबूत हिस्सा क्या होता है, दांत होता है, जो कि बना होता है कैल्शियम फास्फेट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल,
क्या होता है फॉर्मूला, CA3PO4 का होल ट्वाइस। भैया मुंह का पीएच मान खाना खाने से पहले भैया कितना होता है सरकार, ये होता है 6.5 के लगभग आसपास, पर खाना खाने के बाद 5.5 से कम होने पर हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भैया हम उपचार क्या करेंगे, हम दंत मंजन करेंगे, तो वो क्या होता है, छार होता है। पर हम देसी वाला गामा की करते हैं क्या, दातुन करते हैं, नीम की दातुन, और एक कैसी कड़वी होती है, और कड़वा क्या होता है, छार होता है, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो भैया हमारे पास उपचार के लिए क्या है, अम्ल के प्रभाव को कम करता है ताकि दांतों को सड़ने से बचाया जा सके। टूथपेस्ट प्रकृति क्षारीय होती है। ओके, तो जल्दी मुझे कमेंट करो कि आप दांतों की सेफ्टी के लिए दातुन करते हो या फिर टूथपेस्ट करते हो, जल्दी से कमेंट करो। पर हम तो भैया देसी बालक हैं, हम तो दातुन नहीं करते हैं। बात करते हैं अम्लीय वर्षा। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वर्षा जल भैया कैसी अम्लीय हो जाती है। आसुत जल का पीएच मान कितना, जल्दी कमेंट करो। मेरी जर्सी के पीछे वो नंबर नहीं लिखा हुआ, पर किसी भारतीय क्रिकेटर या फिर फुटबॉलर जो बाहर के देशों के होते हैं उनकी जर्सी पर 7 नंबर लिखा होता है। भैया कौन है फेमस, जल्दी कमेंट करो। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना, उतना ही होता है। तो हानि क्या होती है, त्वचा संबंधी रोग, बारिश में नहाते हैं दाने पड़ जाते हैं, ताजमहल का रंग भैया सफेद से पीला पड़ जाता है, अम्लीय वर्षा प्लस नदी तो भैया जलीय जीव परेशान होते हैं, और किसानों की भैया फसलें भी बेकार रहती है। तो रीजन क्या होता है, वर्षा जल प्लस वायु प्रदूषण। भैया बनती क्या है, अम्लीय वर्षा, और कहां पर होती है ये, जहां पर फैक्ट्री एरिया पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास SO2 है, ठीक है भैया, ये हमारे पास ऑक्सीजन से क्रिया करके जो हवा में घूम रही है अपने आप को बना लेगी भैया SO3, और जब SO3 गैस जब जल से मिलता है तो भैया बनता है हमारे पास H2SO4, और यदि इसका पीएच मान 5.6 से कम होता है तो भैया कहलाती है अम्लीय वर्षा। तो बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। तो किसी भी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता को ही हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। अब ये परिभाषा बात आती है, तो हाइड्रोजन आयनों के मोल पर लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं, या फिर मोल पर लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघु गुणक को पीएच कहते हैं। तो भैया इसका फॉर्मूला मैं यहां पर क्या लिखूंगा मेरे दोस्त, इसका फॉर्मूला मैं सिंपल तरीके से सिंपल क्या लिखूंगा भैया, पीएच बराबर माइनस के लॉग H+। क्या लिखूंगा मेरे दोस्त, हम यहां पर लिखेंगे भैया पीएच बराबर माइनस के लॉग हमारे पास H+, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं भैया, इसको प्लस करने के लिए log 1 भैया H+ लिख सकता हूं। या फिर एक फॉर्मूला भैया किसके लिए हो गया, ये तो हो गया भैया हमारे पास इसके लिए, परंतु व्युत्क्रम में लघु गुणक को तो भैया मैं क्या बोलूंगा यहां पर, सिंपल बात है कि H+ बराबर भैया 10 की पावर माइनस के पीएच। क्या बोलूंगा, H+ बराबर 10 की पावर माइनस के पीएच। तो भैया हमारे पास ये दो फॉर्मूले बनते हैं बढ़िया तरीके से, और हमें भैया पता होने चाहिए क्योंकि यहां से भैया बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही बनता है। ओके, अब बात करते हैं क्या कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर माइनस के 5 मोल पर लीटर है तो उसका पीएच मान ज्ञात करो। लो जी भैया बन गया क्वेश्चन। पर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और भी आएंगे, बस वहां पर डिजिट चेंज होगी। तो भैया हमारे पास हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+ गिवन है कितना भैया, 10 की पावर माइनस के 5। हम जानते हैं क्या कि H+ भैया कितने के बराबर होता है, 10 की पावर माइनस के पीएच। देखा देखा सा लग रहा है, अरे ये देखा ना हमने, हाँ भैया देख लिया, पर इसकी पावर कितनी है हमारे पास, 10 की पावर माइनस के 5 बराबर 10 की पावर माइनस के पीएच। घातों की तुलना करने पर पीएच बराबर हमारे पास आ जाएगा भैया 5। अब पीएच की वैल्यू 5 है, तो ये मुझे बताइए कि ये यहां पर अम्लीय है या फिर ये भैया हमारे पास क्षारीय है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि पीएच का मान 7 से कम, ज्यादा या बराबर होने पर अम्ल होता है, क्षार होता है या फिर उदासीन होता है। तो पढ़ा करके आ चुका हूं, जल्दी बताइए अम्ल है, क्षार है या फिर उदासीन है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, भूल गया मैं। चलो भैया अगला देखते हैं भैया हमारे पास टॉपिक क्या है, जल का आयनिक गुणनफल। तो इसकी सहायता से जलीय विलयन में उपस्थित H+ व OH में से कोई भी एक हमारे पास प्रेजेंट हो तो हम दूसरे की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 14 होता है भैया। तो हमारे पास H+ इंटू OH- कितने के बराबर है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 14 के बराबर है। तो भैया हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की सांद्रता
भैया इतनी हमारे पास गिवन है, तो भैया हमें उसका पीएच मान फाइंड करना है। भैया हमें पीएच मान फाइंड करना है, क्या करेंगे भैया, हमारे पास तो गिवन वैल्यू कितनी है, ओ एच माइनस बराबर हमारे पास गिवन वैल्यू ये है, परंतु हमारे पास ये फॉर्मूला पहले से गिवन है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन है, तो भैया हमारे पास एच प्लस की वैल्यू इंटू 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 बराबर 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 14। तो मेरे पास यहां पर h प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 गुणा 10 की पावर कितना भैया, कितना माइनस के 9 हमारे पास आ चुकी है, किसकी वैल्यू, h प्लस की वैल्यू। तो मेरे दोस्त पिछला क्वेश्चन मैंने जस्ट यही किया है कि हमारे पास जब h प्लस की वैल्यू गिवन हो तो भैया फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, कि h प्लस बराबर 10 की पावर माइनस के pH। तो इस वाले फॉर्मूले को लगा के हम यहां पर pH की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी बताइए मुझे कमेंट करके कि इसके pH की वैल्यू कितनी है और ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो भैया कौन बताएगा, मैं बताने वाला नहीं हूं, कौन बताएगा भैया, आप ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आगे चल के। ओके जी, अरे कर दोगे या ना, नलायक को जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे भरोसा तो है तुम्हारे ऊपर कि ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का खेल है। जल्दी बता दो कि क्या इसका आंसर है, वेट कर रहा हूं हर एक बच्चे के कमेंट का। अब बात करते हैं भैया लवण क्या होता है। तो अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा जल के अतिरिक्त बना यौगिक लवण कहलाता है। जैसे कि अम्ल प्लस क्षार लवण और भैया जल बन गया, लवण का बनना क्या बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पढ़ के आ चुके हैं बढ़िया तरीके से। अब बात करते क्या, लवणों के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण भैया वे लवण जिनमें H प्लस व OH माइनस विस्थापनीय नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। तो NaCl Na प्लस प्लस की Cl माइनस, ना तो यहाँ पे H प्लस है और ना ही यहाँ पर OH माइनस है। ओके, अम्लीय क्या होते हैं भैया, प्रबल अम्ल होगा दुर्बल क्षार होगा। क्षारीय क्या होते हैं, प्रबल क्षार होगा भैया दुर्बल अम्ल होगा। तो भैया हमने कुछ नहीं करा भैया, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार क्या बना, लवण और जल। भैया क्षारीय लवण में प्रबल क्षार ये रहा, दुर्बल अम्ल ये रहा, क्या बना, क्षारीय लवण बना। तो जब किसी प्रबल आर की, ठीक है, तो प्रबल क्षार हो या अम्ल हो तो क्या बोलेंगे, जब किसी प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार से अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है, अम्लीय लवण। या जब किसी प्रबल क्षार की दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है, प्रबल हमारे पास क्या बनता है, क्षार बनता है। तो भैया हमें कोई भी गलती ऐसे नहीं करनी है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में ऐसे रिएक्शंस आएंगी और ये सारी रिएक्शंस किसकी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की रिएक्शंस हैं। लो जी भैया आ गया आपके पास, तो न्यूट्रल है मामला सारा। तो बहुत सारी रिएक्शंस मेरे दोस्त और भी हैं। अब बात करते हैं उदासीन लवण क्या होता है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार या फिर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, या तो भैया दोनों ताकतवर हो या फिर भैया दोनों ही कमजोर हो। तो क्या बनेगा, लवण के साथ जल ही बनेगा, बात खत्म। और यहां से मेरे दोस्त ये चीजें आती हैं, पर ये और ज्यादा एक्सप्लेन है क्लास 11th में, पर 10th में नहीं है इतनी, पर बोर्ड एग्जाम में कभी कब आ जाए तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। अब बात करते हैं द्विक लवण क्या होता है। तो दो लवणों के जल संयोजन से जो प्राप्त हो भैया क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। हाँ भाई, फिटकरी का सूत्र याद है भैया, वही इसका आंसर है। तो क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। हाँ जी उस्ताद, फिटकरी का सूत्र सुनोगे तो जल्दी बताओ क्या सही है भैया, बिल्कुल सही है। अब बात करते संकर लवण। तो अनेक प्रकार के समूह से बने लवण को संकर लवण कहते हैं। K4FeCN6 क्या नाम है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पर जितना डेप्थ पढ़ा दिया है ना मैंने लवण के बारे में, इतना 10th में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। पूछ ले तो भैया हमने पढ़ लिया है, इससे ऊपर नहीं आने वाला बोर्ड एग्जाम में, बड़े भाई का वादा है आपसे। अब बात करते हैं साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या बना, हमारे पास लवण बना। तो साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, एक रॉ मटेरियल है। परंतु इससे हम भैया प्राप्त कर सकते हैं क्या, सारी चीजें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, सब कुछ प्राप्त करेंगे 1 by 1। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से भैया बोर्ड एग्जाम आती है, 2 नंबर की प्रॉपर आएगी। तो क्या बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस बनाता है। लो जी भैया यहां पर यह गैस बनाता है हाइड्रोजन क्लोरीन, जो कि एनोड और कैथोड के साथ भगती है, क्योंकि अपोजिट साइन अट्रैक्ट टू ईच अदर। भैया क्या बोलते हैं हिंदी में कि विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो भैया जी हमारे पास होता क्या है,
तो इस प्रतिक्रिया में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार होता है, क्लोरीन जो कि क्लोर प्राप्त होता है। इसी कारण इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्योंकि यहां पर जो हमारे पास NaCl है वो टूटेगा ना उसमें, Na+Cl-, ठीक है भैया। तो Cl हमारे पास कैसा? माइनस है, तो ये कहां पर भागा? प्लस की तरफ, क्योंकि एनोड प्लस है। भैया H हमारे पास प्लस है, कहां पर जाएगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि ये माइनस है। तो अपोजिट साइन अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके सरकार जी। अब बात करते हैं हमारे पास वृंजक चूर्ण, रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहां से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। 1 नंबर ये पूछ लिया, 2 नंबर ये पूछ लिया, बनाने की विधि 3 नंबर, उपयोग और रासायनिक गुण तो 4 नंबर, 6 नंबर, तो कैसे भी क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। और बात करते हैं वृंजक चूर्ण, रासायनिक सूत्र CaOCl2, नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कहां प्राप्त हुई? अरे भैया ये रही ना, क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है। NaCl प्लस KH2O, क्या प्राप्त हुआ? 2NaOH, और ये क्लोरीन गैस प्राप्त हुई, तो इसी की वो बात कर रहा है पीछे। तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है भैया, हो गई प्राप्त। तो इसी क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है, जो हमने पीछे अभी क्लोरीन गैस उत्पन्न करी थी। ओके, शुष्क बुझे हुए चूने मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो भैया हमारे पास क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। तो भैया हमारे पास बिना बुझे चूना कौन सा है? जहां पर पानी नहीं मिलाते हैं, पानी डालते ही आग बुझ जाती है, तो क्या बना? बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस के क्लोरीन क्या बना? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। और साथ में भैया हमारे पास यहां पर जल बन के बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं सामान्य गुण की, तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है जो कि जल में घुल जाता है। ओके, परंतु पूर्णतः नहीं, क्योंकि इसमें अशुद्धियां होती हैं और क्लोरीन जैसी गंध भी आती है। ओके, जब यह CO2 से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है, इसी वजह से यहां पर क्लोरीन जैसी गंध आती है। अच्छी बात है, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो CaOCl2, तो अभिक्रिया करी इसने CO2 से, क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट, और क्लोरीन जैसी भाई यहां पर हमारे पास गंध आ रही है। ओके, अब बात करते हैं, यह धीरे धीरे स्वतः ही अपघटित होता रहता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, ये रहा CaCl2, कैल्शियम क्लोरेट CaClO3 का होल ट्वाइस। बच्चा भूल जाता है, इसके रिएक्शंस लिखना। कैल्शियम क्लोरेट याद रखना, पोटेशियम क्लोरेट याद रखना, सोडियम जिंकेट याद रखना, तो कोई गलती नहीं ऐसे फॉर्मूलों के अंदर। ओके, अब बात करते हैं अम्लों से अभिक्रिया। तो CaOCl2 प्लस के H2SO4 क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस के जल प्लस के क्लोरीन गैस यहां पर बन रही है। तो जितनी भी रिएक्शंस यहां पे बता रहा हूं भैया, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आने वाली है, दिखने वाली है आपको भैया बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं उपयोग, तो कोई भी 2 उपयोग आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आएंगे, जो आपका मन करे यहां से आप लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई भी 2 उपयोग। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा, रासायनिक सूत्र NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर भैया सोडियम बाइकार्बोनेट, एक ही बात है। बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 क्या बना? NaHCO3। भैया हमने बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 की गुणा कर दी है। ओके, जब ब्राइन विलयन में, हालांकि पूछता नहीं है यहां से पर फिर भी बता रहा हूं भैया, क्या है ब्राइन विलयन? ये रहा। जब ब्राइन विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व अमोनिया गैस उपस्थिति में क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पूछता नहीं है पर पूछ ले क्या होता है जब में, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। तो सोडियम कार्बोनेट एक सफेद रंग का पदार्थ है जो कि जल में विलय है, अतः जल में विलय होने के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यहां से MCQ में क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, ऊष्मा का प्रभाव, तो भैया क्या प्रभाव होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट व कार्बन डाइऑक्साइड व जल में अपघटित हो जाता है। ये तो देखा देखा लग रहा है, लेकिन 1 मिनट पीछे देखो, पीछे ये रहा भैया, इस रिएक्शंस को उल्टा कर दिया और हमारे पास क्या बना? गर्म करने पर, लो जी भैया बन गया। अब अम्लों से अभिक्रिया है, तो भैया यहां पर अम्ल, इसकी अभिक्रिया हम HCl से भी करा रहे हैं और इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 से करा रहे हैं। पर क्या होता है जब में पूछ सकता है कि NaHCO3 की अभिक्रिया H2SO4 से कराने पर या फिर HCl से कराने पर क्या होता है? तो दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन
पूछ सकता है, या फिर समीकरण को संतुलित कीजिए, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं उपयोग, तो कोई भी दो उपयोग बोर्ड एग्जाम में लिख आना, बहुत सारे यहां पर लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं कि धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, डे का क्यों, क्योंकि 10 आ रहा है, डे का हाइड्रेट, ओके, वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं। भैया बनाने की विधि, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, पीछे पढ़ चुके हैं इसको, तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। परंतु इसकी हम अभिक्रिया भैया जल से कराते हैं, और क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है, ओके। परंतु ऊष्मा का प्रभाव, धीरे धीरे गर्म या फिर तेज गर्म, धीरे धीरे गर्म करने पर भैया यहां पर 9 जल के अणु अलग होते हैं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। तेज गर्म करने पर भैया हमारे पास 10 के 10 यहां पर जल के अणु, भैया 10 के 10 जल के अणु भैया यहां पर अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। क्या, 10 के 10, भैया यहां पर 10 आएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया है बच्चा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, तो सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, भैया फिर से वो रिएक्शन आ चुकी है, ओके, जो कि यहां पर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, तो ये रहा जलीय विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया भैया NaSCO3, ओके। अब बात करते हैं अम्लों से अभिक्रिया, देखो फिर से वही बात है, तो HCl से अभिक्रिया करी, भैया हमारे पास ये बन गया, और हमने किससे अभिक्रिया करी, सोडियम कार्बोनेट की HCl से, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ इसकी फिर से अभिक्रिया करी HCl से, तो क्या बना, NaCl और H2O प्लस के CO2, और यह अभिक्रिया 2 पदों में पूरी होती है। और संतुलित करने के लिए इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको ये दिख सकती है बढ़िया तरीके से, तो कोई गलती नहीं करनी है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और भैया रिएक्शंस की प्रैक्टिस दबा के करनी है, ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे हमारा, ओके। अब बात करते भैया हमारे पास भुजे चूने के साथ अभिक्रिया, तो भुजा चूना कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भैया बन गया हमारे पास। तो इनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं करोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। उपयोग, भैया कोई भी 2 उपयोग आपको यहां पर लिख करके आने हैं बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर कैसे लिखेंगे, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भैया कैसे बनाएंगे, जिप्सम को 373 पर, या फिर भैया कितने पर गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ध्यान रखना 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा, यह जल के अणु का त्याग भैया बना लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। अब भैया हमारे पास क्या सामान्य गुण, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को भैया 200 डिग्री सेल्सियस या फिर 473 पर गर्म करने पर भैया इसमें जल के अणु पृथक हो जाते हैं, और ये मृत ज्वलित प्राप्त होता है, क्या, CaSO4, भैया क्या है, मृत ज्वलित। जब हम इसको गर्म करते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, 400 या फिर 673 केल्विन, क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड SO2, और भैया हमें O2 प्राप्त होगा। किसको गर्म किया, मृत ज्वलित, तो 100 डिग्री, 200 डिग्री, 400 डिग्री, ध्यान रखना गलती नहीं। अब जल का प्रभाव क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है, तो भैया हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जल को सोख लिया है, क्या बनाएगा मेरे दोस्त, यहां पर हमारे पास ये जिप्सम बनाता है, क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है, जब ये जल को सोख लेता है। अब बात करते हैं क्या, कि कोई भी 2 उपयोग आपको यहां पर लिख देने हैं बढ़िया तरीके से, कोई भी बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं क्रिस्टलन, तो किसी यौगिक में जल मिलाकर ठंडा करने पर क्या बनता है, वो क्रिस्टलन बन जाता है, जैसे कि CuSO4 प्लस के 5 H2O, तो कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि 5 है, 10 के लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो भैया हम पढ़ करके ये भी आ चुके हैं। तो मेरे दोस्त मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये वाली रिवीजन वाली क्लास, कंप्लीट रिवीजन इन 30 मिनट्स एसिड बेस सॉल्ट। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये वाली क्लास। तो ये मैंने कोशिश करी है कि आपका 30 मिनट के अंदर बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाए, बैकलॉग लगा हुआ था खत्म हो जाए, पढ़ रखा है सब कुछ तो रिवीजन भी हो जाए। पर मेरे दोस्त एक वादा जरूर करना मुझसे, वो ये है कि जो भी रिएक्शंस मैंने कराई हैं उनको लिख करके प्रैक्टिस जरूर करना। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो मुझे सारे बच्चे कमेंट करके ये बताएंगे कि हमारे पास कि कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो कमेंट करना जरूर कि क्लास कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव यू बच्चा पार्टी। और अगली क्लास लानी है नहीं ये भी मुझे बताना, तो कमेंट ही आपके अगली क्लास को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो लव यू बच्चा पार्टी, लव यू।